चलिए, पिछली क्लास में अपन ने देखा था माइटोसिस के बारे में। हिंदी में क्या कहा जाता है उसे? समसूत्री विभाजन हम कहते हैं। तो पिछली क्लास में हमने उसके बारे में पूरी चर्चा कर ली थी कि परिभाषा क्या होती है, कैसे वो काम करता है, क्या प्रोसेस होती है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, किस फेज में या किस अवस्था में कौन सी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। उसका जो इम्पोर्टेंस था वो भी अपन ने देख लिया था। तो आज की क्लास अपने स्टार्ट करने वाले हैं दूसरे। नाम है इसका मियोसिस। हिंदी में कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहा जाता है इसको? अर्धसूत्री विभाजन। देखो, जब अपन ने समसूत्री पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, वहां पर क्या बताया था? जब अपन ने क्या पढ़ा था? समसूत्री। देखो, सूत्री का मतलब यहाँ क्रोमोसोम से है। जो सूत्री शब्द आया है इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ से क्रोमोसोम से अपन। और सम मतलब इक्वल, मतलब समान, बराबर। ठीक, तो समसूत्री विभाजन में क्या हो रहा था? गुणसूत्र बराबर हो रहे थे। ठीक है, जितने गुणसूत्र या जितने क्रोमोसोम मदर सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में आ रहे थे। एक मदर सेल से कितनी डॉटर सेल बन रही थी? 2 बन रही थी। समसूत्री विभाजन में यही हो रहा था। एक मदर सेल होती थी, इससे फिर इसकी 2 डॉटर सेल नहीं बन रही थी। तो जो डॉटर सेल बन रही थी इनमें कितने क्रोमोसोम रहेंगे? जितने मदर सेल में थे। ठीक, जैसे मदर सेल में कितने थे? 14 थे, तो यहाँ पर भी 14 रहेंगे। मदर सेल में 46 थे, तो यहाँ पर भी 46 रहेंगे। ठीक, समसूत्री विभाजन। क्यों? इसलिए यहाँ पर गुणसूत्र नाम में ही है ना, अर्थ उसका छुपा हुआ। समसूत्री, समान गुणसूत्र जब बंटते हैं तो क्या होता है? समसूत्री विभाजन कहेंगे उसको। एक सरल एक लाइन में अगर आप समझे तो यहाँ पर क्या आया है? अर्धसूत्री। अर्ध मतलब क्या होता है? हाफ, आधा। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा, हाफ। सूत्री मतलब वही गुणसूत्र। यहाँ पर क्या होता है? गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। और कोशिकाएं कितनी बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? 4 कोशिकाएं बनती है। जैसे एक मदर सेल है तो एक से कितनी बनेगी? यहाँ पर 4 डॉटर सेल आपकी बनकर तैयार होगी। और ये जो चारों डॉटर सेल रहेगी इनमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे? आधे आधे रहेंगे। जैसे यहाँ पर कितने हैं मदर सेल में? 2n बराबर 14 है, तो यहाँ पर कितने रहेंगे? n रहेंगे, आधे रहेंगे। n बराबर 7, यहाँ पर भी 7, इसमें भी 7 और इसमें भी 7। चारों में 7 7 रहेंगे, हाफ रहेंगे। हाफ क्वांटिटी रहेगी क्रोमोसोम की या फिर गुणसूत्र की। अर्धसूत्री गुणसूत्रों की आधी संख्या। क्लियर हुआ इतना? अब आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसके बारे में जो आपको मैंने बताया। तो मियोसिस में क्या होगा? इस पूरी प्रोसेस में समझो, मियोसिस किसे कहेंगे? ऐसी प्रोसेस या ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होगी? एक पैतृक कोशिका से या एक मात्र कोशिका से, ठीक है, मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनेगी। और चारों पुत्री कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम की संख्या रहेगी या फिर गुणसूत्र की संख्या रहेगी वो आधी रहेगी। कितनी रहेगी? आधी रहेगी। कैसे रहेगी? मैंने अभी आपको बता दिया था। जस्ट अपोजिट है। जैसा अपना समसूत्री था ना, उसका अपोजिट वहां पर इक्वल थी। क्या थी? इक्वल थी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाफ क्वांटिटी हो जाएगी। इस चीज को आप याद रखना। दूसरा मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जब समसूत्री विभाजन अपन पढ़ते हैं तो कहाँ हो रहा था? वो सोमेटिक सेल में हो रहा था। किस में हो रहा था? सोमेटिक सेल में, मतलब कायिक कोशिकाएं, कायिक कोशिकाओं में हो रहा था वो। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होगा? रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। कहाँ पर होगा? रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। जैसे समझने के लिए ये देखो, समझना, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था, ये अपना क्या है? प्लांट है। ये क्या है? अपना प्लांट है, ठीक है। इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। भाई कोई भी प्लांट होता है वो ग्रोथ कर रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उसमें सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। सेल डिवीजन होगा तभी तो उसका सब कुछ बढ़ेगा। शेप, साइज, हाइट, वाइट सब कुछ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है। अब वो सेल डिवीजन कहाँ पर होता होगा? समझो, प्लांट में कौन कौन से पार्ट होते हैं पहले इसको क्लियर करते हैं। अगर अपन देखें तो ब्रांचेस होती है, उसके अंदर स्टेम होता है, ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, ये सारी चीजें। और फिर क्या होता है? एक फ्लावर होता है। क्या होता है साहब? फ्लावर भी होता है उसमें, ठीक। तो जो लीव्स, स्टेम और ये वाला होता है, मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, सिंपल से बात करें अपन उसका, जिसमें स्टेम आ गया, लीव्स आ गई, पत्तियां आ गई आपकी, ठीक है, तना आ गया, शाखाएं आ गई। इनमें जो सेल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सोमेटिक सेल।
यहाँ पर जो सेल होगी वो कौन सी सेल होती है, सोमेटिक सेल। ठीक है, तो सोमेटिक सेल, तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं वो सोमेटिक सेल है, और सोमेटिक सेल में जो डिवीजन हो रहा है वो समसूत्री विभाजन हो रहा है। कौन सा हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, माइटोसिस होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पहली क्लास में अपन ये डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है, फ्लावर वाला पार्ट, यहाँ पर जो सेल होती है उन सेल को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल, कौन सी सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, वो कौन से यहाँ पर जो पार्ट होते हैं वो कौन से पार्ट होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। आपने पढ़े होंगे एंडोसियम और गाइनोसियम फ्लावर में, ठीक है ना। बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। एक फ्लावर, कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं भाई, जिसमें चारों, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है ना। क्या होता है, कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें से कैलिक्स, करोला तो एक्सेसरी होते हैं, और जो अपने ये होते हैं एंडोसियम और गाइनोसियम, ये कौन से होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि यहीं पर होगा आपका रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन और सारी प्रोसेस यहीं पर होगी। उसमें ये क्या रहते हैं, हिस्सेदारी रहती है इनकी, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सेल रहेगी इनको रिप्रोडक्टिव सेल कहेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उस पार्ट में जो सेल रहेगी उसको उसी नाम से जानेंगे, तो सेल को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल। और इन्हीं सेल में होता है आपका मियोसिस। क्या होता है, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन होगा यहाँ पर, अर्धसूत्री विभाजन होगा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, सिंपल सी प्रोसेस है इसकी अर्धसूत्री की, कुछ नहीं। देखो यहाँ पर एक मदर सेल है, इस एक मदर सेल से 4 नई सेल बनेगी। कितनी सेल बनेगी, 4 नई सेल आपको बनी हुई दिखाई देगी, ठीक है। समसूत्री में उल्टा हो रहा था, क्या हो रहा था, वहां पर 2 ही सेल बन रही थी, यहाँ पर कितनी बनेगी, 1 से 4 बन जाएगी, ठीक है। इस चीज को समझना। अब कैसे बनेगी वो अपन डिस्कस कर लेंगे पूरे लेक्चर में, ठीक है। दूसरी बात, इस सेल को अपन किस नाम से जानते हैं, पहले मैंने आपको बताया है। इस सेल को अपन किस नाम से जानेंगे, इसको बोलेंगे अपन मदर सेल। मदर सेल, जिसमें सेल डिवीजन होता है उसको मदर सेल बोलते हैं अपन। और जो नई सेल बनती है सेल डिवाइड होकर, ठीक है ना, उनको बोलते हैं अपन डॉटर सेल। ये पहले भी अपन कर चुके, डॉटर सेल। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताई थी, मैंने आपको बताया था समसूत्री जब माइटोसिस पढ़ाया था कि जो मदर सेल होती है और उससे जो डॉटर सेल बनती है, शेप में, साइज में, क्रोमोसोम नंबर सब बराबर होते हैं, उसमें इक्वल होती है वो, ठीक है ना। शेप और साइज बिल्कुल मदर सेल जैसा रहेगा उसका, हूबहू वैसे वैसी रहेगी। क्रोमोसोम नंबर भी इक्वल ही रहेंगे जितने मदर सेल में थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ जैसी मदर सेल है वैसी डॉटर सेल नहीं रहेगी, यहाँ अलग अलग होता है। यहाँ पर वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात तो याद रखना, जेनेटिक्स में अपन अंतर हो, क्या है, किन्हीं भी 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में अंतर होता है, भेद होता है, ठीक है ना। तो इसको अपन, इसके लिए एक साइड टर्म में क्या यूज करते हैं अपन, डिफरेंस यूज नहीं करेंगे वहां पर, क्योंकि डिफरेंस तो अंतर के लिए या भेद के लिए जनरल टर्म हो गया। लेकिन जेनेटिक्स में जब भी अपन यूज करेंगे इसके लिए वेरिएशन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं अपन, वेरिएशन। इसलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंस न बोलकर वेरिएशन बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। कैसा वेरिएशन, शेप साइज अलग रहेगा दोनों का, मदर सेल का जो था वो डॉटर सेल का नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा, क्रोमोसोम नंबर जितने मदर सेल में थे उतने डॉटर सेल में नहीं रहेंगे, मदर सेल की हाफ क्वांटिटी रहेगी डॉटर सेल के अंदर। इस चीज को भी आप याद रखना, जो जेनेटिक मटेरियल मदर सेल के अंदर है उसकी हाफ क्वांटिटी, आधी मात्रा रहेगी डॉटर सेल के अंदर। इस चीज को अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक है, अगर इसको समझ गए आप मतलब आप पूरा अर्धसूत्री विभाजन समझ गए। क्योंकि पहले यही पता होना चाहिए कि इसमें होगा क्या, तो मैंने समझा दी ये चीज होगी। तब वो क्रोमोसोम आधे कैसे जाएंगे वो अपन देखने वाले हैं, कैसे जाएंगे वो अपन देखने वाले हैं, और किस प्रकार से जाएंगे वो अपन देखने वाले हैं, ठीक। इतनी सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो अर्धसूत्री विभाजन, जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो जैसे जिन पर कभी 1-2 बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्या क्वेश्चन आता है, मियोसिस का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, हॉटविक साहब ने। लेकिन इसको डिस्कवर किसने किया, मियोसिस का। देखो स्टडी करना अलग बात होती है,
क्या करना, स्टडी अलग होती है। एक किसी व्यक्ति ने स्टडी कर ली लेकिन उसको पूरी तरीके से उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति होता है जिसने सामने वाले ने स्टडी करी थी, उसका देखता है, रेफरेंस लेता है और उस पर सारा काम करता है, रिसर्च करता है, ठीक है, और पूरा एक्सप्लेनेशन देता है, कहा जाता है पूरी एक्सप्लेनेशन देता है, जिसको अपन डिस्कवरी बोल सकते हैं। वो थे वॉन बेंडेन साहब 1883। तो मियोसिस को खोजा किसने, डिस्कवर किसने किया, बेंडेन साहब ने। इस चीज को भी याद रखना। लेकिन ये वर्ड किसने दिया है मियोसिस, ये फार्मर और मूरे ने दिया है। इस चीज को भी याद रखना, इस पर से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मियोसिस शब्द होते हैं किसने दिया, या फार्मर व मूरे ने दिया है। इस पर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब देखो जनरली जो मियोसिस होगा ना वो दो स्टेज में होता है। किसमें होता है, दो, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। जो आपका मियोसिस है ना ये दो टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। अब ये दो शब्द आ गए कि मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ये किसने दिए हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। ग्रेगरी ने, किसने दिए हैं, ग्रेगरी ने बताया मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को। इन वर्ड के बारे में बताया, जो ये टर्म्स है ना मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, ये शब्दावली किसने दी है, ये ग्रेगरी ने दी है। इस चीज को याद रखना, ग्रेगरी, ठीक है। चलो क्या होता है पहले ही बता चुका हूं, 1 से 4 बनेगी, वेरिएशन देखने को मिलेगा, हाफ क्वांटिटी रहेगी क्रोमोसोम की। बस 3 बातें याद रखना है मियोसिस के बारे में, ठीक है। अब उसको अपन डिस्कस करते हैं। कहाँ होगा, वो रिप्रोडक्टिव सेल में होगा, ठीक है ना। आप रिप्रोडक्टिव सेल कहाँ होती है पता है ना, समझा दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं अपन। अच्छा नहीं पता देख लो कहाँ होता है मियोसिस, पौधों के लैंगिक भागों, लैंगिक भाग मतलब जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं ना उनमें होता है, ठीक है ना। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स पार्ट्स होते हैं उनमें होता है। जैसे पुष्प, फ्लावर, फ्लावर में क्या होता है, पराग होते हैं, उनकी मात्र कोशिकाएं मतलब मदर सेल, मतलब एंथर वाली सेल, एंथर जो होता है ना वाली चीज। दूसरा स्पोर, स्पोर की मदर सेल, उनमें होता है, जिससे क्या बनते हैं आपके परागकण, मेल गैमेट बनता है और फीमेल गैमेट बनता है। मतलब हिंदी में क्या कहा जाता है उसको, परागकण और बीजाणु कहा जाता है। फिर इनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं, इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर बस, और एम्ब्रियो से एक नया प्लांट आ जाता है। ये अपन ने पढ़ा है, वो सही प्रोसेस होती है, ठीक है। चलो तो वहां पर होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक। दूसरा जो एनिमल्स होते हैं, मतलब जंतु हो गए, अपन भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, शुक्राणु मतलब स्पर्म, अंडाणु, ठीक है ना। जो ओवम होते हैं उनका और स्पर्म्स का, अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। पौधों में किसका, पौधों के अंदर परागकण, ठीक है ना, जो मेल रहेगा, मेल गैमेट, उसको परागकण, एंथर, ठीक है ना, उसका मतलब पोलन ग्रेन बोलते हैं इनको जनरली अपन। परागकण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन को ही अपन बोलते हैं मेल गैमेट, क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। और फीमेल गैमेट मतलब बीजाणु, ठीक है। इस चीज को ये इसमें प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है, स्पर्म, वो मेल गैमेट होता है। और फीमेल में क्या हो जाएगा भाई, आपका ओवम हो जाएगा, ओव्यूल हो जाएगा, ठीक, अंडाणु जिसको कहा जाता है, और वो फीमेल गैमेट होता है। तो ये किससे बनेंगे, ये मियोसिस के द्वारा बनेंगे। किसके द्वारा बनेंगे, मियोसिस। क्यों, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी एक सेल है। तो वो सेल किससे बन रही है, वो मियोसिस के थ्रू बनेगी। चलो देखते हैं अब प्रोसेस देख, मैकेनिज्म देख लेते हैं साहब, इसका क्रिया विधि क्या रहेगी। तो मियोसिस 2 चरणों, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में पूर्ण होता है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखेंगे मियोसिस फर्स्ट। अब याद रखना इस लेक्चर, मियोसिस को समझने से पहले आपको माइटोसिस समझना पड़ेगा। अर्धसूत्री विभाजन को समझने से पहले आपको समसूत्री विभाजन अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो उस लेक्चर को पहले देखना, उसके बाद इसको पढ़ना। पहले अगर इसको पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नील बट्टे सन्नाटा वाली स्थिति हो जाएगी। तो समझो मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होगा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या और डीएनए की मात्रा आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, आधी हो जाता है, हाफ हो जाती है। मैंने अभी बताया था आपको कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर जो जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा उसका हाफ क्वांटिटी जाएगी डॉटर सेल में, हाफ हो रही मात्रा, आधी मात्रा हो रही है, ठीक है ना। मतलब कुछ चीज कम हो रही है। भाई मेरे पास 100 रुपए थे, किसी ने, मेरे दोस्त ने उधार मांगे,
ठीक है, तो मैंने उसको 50 रुपए दे दिया, मेरे पास कितने 50 ही बचे, जबकि मेरे पास कितने 100, तो 100 से 50 हुआ, मतलब मेरे पास कम हो गई ना, कमी हो गई पैसों की। तो ऐसा कैसा यहाँ पर भी होता है, जितने क्रोमोसोम मदर सेल में थे उससे आधे जाएंगे डॉटर सेल में, कितने गए, आधे आधे गए, हाफ क्वांटिटी गई, तो कमी हुई क्रोमोसोम में। इसलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है, मियोसिस फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है इंग्लिश में, याद रखना है इसको, ठीक है। क्या यहाँ पर लिखा है, न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। तो क्यों कहा जाता है न्यूनकारी, न्यूनकारी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर कमी हो रही है, किसमें कमी हो रही है, जेनेटिक मटेरियल में कमी हो रही है, और जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, डीएनए और क्रोमोसोम, ठीक है ना, इस चीज को याद रखना। चलो, इसलिए इसको न्यूनकारी, रिडक्शनल डिवीजन, कौन सा डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं अपन, क्यों कहते हैं समझा दिया मैंने, याद रखना है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिससे एक द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड, अब देखो हिंदी में याद मत रखना टर्म्स, द्विगुणित क्या होता है, अगुणित क्या होता है, इसमें उलझना मत, त्रिगुणित क्या होता है इनमें उलझना मत, ठीक है ना, सिंपल से याद रखना, द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड, ये इंग्लिश में ही टर्म से याद रखना, तो कंफ्यूज नहीं होगे, वरना हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में भी नहीं आएगा। तो द्विगुणित मतलब डिप्लॉइड जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हेप्लॉइड में, हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, डिप्लॉइड मतलब 2 है, क्रोमोसोम के 2 पेयर है, मतलब समझ लो वहां पर, और हेप्लॉइड मतलब कोई पेयर नहीं, सिंगल है, ठीक, हाफ क्वांटिटी समझ लो इसको। तो मियोसिस फर्स्ट में 2 प्रोसेस होती है, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड है, इसको फर्स्ट कर लेना, ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होता है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होता है, इस चीज को भी याद रखेंगे। ये वही है, पूरा पूरा माइटोसिस ही चलेगा, बस जो मियोसिस फर्स्ट है इसको समझ लोगे ना, तो मियोसिस जो सेकंड होगा वो पूरा समसूत्री विभाजन है, उसको अपन पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो अपन ने पढ़ लिया है पहले, क्या, समसूत्री विभाजन। 2 प्रोसेस हो रही है ना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, तो जो मियोसिस फर्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि जो मियोसिस सेकंड है ना वो पूरा माइटोसिस है, पूरा समसूत्री विभाजन है, एक भी कुछ अंतर नहीं आएगा उसमें, एक भी रुपये का अंतर नहीं उसमें, पूरा माइटोसिस, पूरी प्रोसेस वही की वही होती है, बस मियोसिस फर्स्ट में डिफरेंस आता है, सारा कुछ जो होता है ना ये डिसाइड करती है मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, जैसे अपने पता है कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, केंद्रक का विभाजन, इस प्रोसेस को अपन कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कैरियोकाइनेसिस से मतलब है, ठीक, इससे आप क्या समझते हो, तो हम ये समझते हैं, क्या समझते हैं, केंद्रक का विभाजन होता है, ठीक है। अब केंद्रक का विभाजन जो होता है तो 4 प्रोसेस होती है, उसमें कितनी होती है, 4 फेज होती है, 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मैंने आपको बताया था उसकी ट्रिक याद करने की, क्या बताई थी मैंने, कुछ नहीं करना, पीएटी लिखना है, इसकी तैयारी कर रहे हो ना, ये लिखा, पी के बाद एम जोड़ दो, ये होता है, ठीक है ना, पीएटी लिख दिया और बीच में एम, मैंने ट्रिक बता दी थी याद रखने की, क्योंकि भूल जाती, ये सीक्वेंस आना चाहिए याद, कि पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर आता है टीलोफेज, ये 4 फेज होती है कैरियोकाइनेसिस में, ठीक, क्योंकि ये फर्स्ट है तो इनमें भी सब फर्स्ट चलेगा, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट। अब थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको समझने से पहले, एक थोड़ा सा देख लो इसको, एक आपको फ्लो चार्ट बता रहा हूँ, उस फ्लो चार्ट को पहले समझा देता हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। फ्लो चार्ट क्या, देखो फ्लो चार्ट को समझते हैं अपन, देखो अपने पास क्या होता है, इस प्रकार से होगा, मियोसिस, क्या पढ़ रहे हैं अपन, मियोसिस 2 स्टेज में होता है, कितने स्टेज में होता है यहाँ पर, ये 2 स्टेज में होगा, ठीक। ये फ्लो चार्ट समझ में आ जाएगा ना, तो प्रोसेस समझ में आ जाएगी, क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए, क्योंकि उधर पढ़ाऊंगा ना जब एक के बाद एक फेज, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज हो गए कि क्या पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए फ्लो चार्ट पहले समझ लो। 2 होता है, मियोसिस फर्स्ट 2 स्टेज में होगा, फर्स्ट स्टेज होगी और एक सेकंड स्टेज होगी, मियोसिस सेकंड, तो सेकंड पे जाना ही मत, वो पूरा माइटोसिस है, मियोसिस फर्स्ट ही अपने को पढ़ना है, ठीक है, वो तो अपन एक्चुअल पहले पढ़ चुके हैं, माइटोसिस पूरा। तो जो मियोसिस फर्स्ट होता है, अगेन फिर इसको अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होता है यहाँ पर, कैरियोकाइनेसिस
फर्स्ट है तो फर्स्ट ही चलेगी सारी फेज, ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या होती है यहाँ पर, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। यह माइटोसिस में सब मैं समझा चुका हूं, यह होता क्यों है भाई, ये दोनों होना क्यों जरूरी है, कैरियोकाइनेसिस क्यों हो रहा है, साइटोकाइनेसिस क्यों हो रहा है। पहले अपन कोई कंप्लीट सेल है, यदि कोई कंप्लीट सेल है, कंप्लीट सेल कब बोल रहे हैं, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर ही सब कुछ होता है, तो वो होगा। दूसरा साइटोप्लाज्म होना चाहिए, क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गन्स रहेंगे, ठीक है ना। दूसरा, तीसरी सेल वॉल होनी चाहिए, तभी तो उसको अपन एक कंप्लीट प्लांट सेल बोलेंगे, वरना उसको कंप्लीट प्लांट सेल बोला नहीं जाता। इस चीज को अच्छे से याद रखना, ये कंपोनेंट होने चाहिए उसमें, मेन उसके अंदर ये 3 कंपोनेंट होते हैं, सेल वॉल होनी चाहिए, उससे कंपलसरी है प्लांट सेल है तो, क्योंकि वो क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है किसी भी प्लांट की बॉडी को, ठीक। दूसरा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उस साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे ऑर्गन्स रहेंगे, बिना ऑर्गन के सेल काम कैसे करेगी। तीसरा, उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम पर ही डीएनए, ठीक है, जो कि क्या हो, जेनेटिक मटेरियल है, तो ये कंपोनेंट, तभी उसको कंप्लीट सेल बोलेंगे। और जब एक नई सेल से दूसरी सेल बनेगी तो सेल में भी ये चीजें होनी चाहिए, वो चीजें कब रहेगी, जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी उसमें भी जाएगा, जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तब जाएगा। इसलिए प्रोसेस होती है कि कैरियोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है, क्योंकि ये भी टूटकर अलग अलग जाते हैं, उस सेल के अंदर भी जाना चाहिए, तो इनका डिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। चलो, तो कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, ये फिर कितने फेज में होता है, 4 फेज में होता है। अब यहाँ से आता है इसमें ट्विस्ट, नया मोड़ यहाँ लेती है कहानी, अपनी स्टोरी। देखो कैसे मोड़ लेगी, इस चीज को समझना। कुछ इस प्रकार से, कितनी स्टेज होती है, 4 स्टेज। प्रोफेज फर्स्ट, वही मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, वही है, प्रोफेज फर्स्ट है, फर्स्ट ही चलने दो। प्रोफेज, मेटाफेज, फर्स्ट, एनाफेज, फर्स्ट, टीलोफेज। कॉपी में अगर आप बनाना चाहो ना तो फ्लो चार्ट बना लेना, जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जब अपने माइटोसिस पढ़ा था तो प्रोफेज हो रहा था, प्रोफेज के बाद जस्ट मेटाफेज शुरू हो रहा था, एनाफेज और टीलोफेज खत्म हो गई कहानी, और साइटोकाइनेसिस होकर 1 से 2 सेल बन गई थी। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ प्रोफेज फर्स्ट चालू हुआ तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर भी सब फेजेज है। ये जो अवस्था है ना, प्रोफेज अवस्था, इसकी 4 उप अवस्थाएं होती है, सॉरी 4 मैंने बोल दी, 5 होती है, कितनी, इसकी भी उप अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी उप अवस्थाएं होती है देख लो। तो फिर प्रोफेज में क्या होता है, इसको फिर अलग अलग अपन डिवाइड किया है, 2, 3, 4, L, Z, P, D, D, ये ट्रिक है। और ये सीक्वेंस से भी याद रखना, L, Z, P, D, D, क्या याद रखोगे, L, Z, P, D, D, ये ट्रिक याद कर लेना। क्या ट्रिक है, L, Z, P, D, D, ये इस पर से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये 5 जो होती है सब फेजेस है प्रोफेज फर्स्ट के अंदर, ये 5 चीजें होती है। क्या क्या होता है, L से लेप्टोटीन, Z से जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो L, Z, P, D, D, ये याद रखना, वो मैंने उधर लिखा है ट्रिक, L, Z, P, D, D, इसी से याद रख लेना, इसको भूलोगे नहीं। और सीक्वेंस यही है, पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इसी सीक्वेंस में चलेगी। जब डाइकाइनेसिस होगा उसके बाद यहाँ से आपका टर्न होकर कहानी आती है मेटाफेज फर्स्ट पर, फिर वापस वही मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, फिर खत्म होता है। तो पहले प्रोफेज के अंदर 5 सब फेज में सारा काम चलेगा। तो हमको समझना किसको है, इसको समझना है, इसको समझ गए, सब कुछ समझ गए, तो LZPDD को समझ गए, इन 5 सब फेजेस को समझ गए, पूरा मियोसिस समझ में आ जाएगा। तो ये होता है आपका पूरा फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इसको समझना अपने को, तो ये इतनी कहानी चलेगी, देख लो। तो कहीं पर मैं प्रोफेज फर्स्ट बोलूंगा, मेटाफेज, तो पहले प्रोफेज पढ़ाता आपको डायरेक्ट, अगर ये फ्लो चार्ट नहीं अभी बताता आपको और डायरेक्ट पढ़ाने लग जाता, क्या प्रोफेज फर्स्ट पढ़ाता, फिर ये घुस जाता, फिर मेटाफेज फर्स्ट में आता, क्या बोलते आप कि सर प्रोफेज के बाद तो डायरेक्ट मेटाफेज आना चाहिए था, ये बीच में कहाँ से आ गए,
वहां पर आपके माइंड में यह सवाल आता है, इसलिए मैंने आपको पहले फ्लो चार्ट पढ़ाया कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर ये 5 सब फेजेस होती है, 5 उप अवस्थाएं होती जिसमें सारा कार्यक्रम चलता है, सारा प्रोग्राम चलता है, ठीक है ना। तो अपने को इसको देखना है। क्लियर हुआ? चलो बना लेना उस चार्ट को, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब पढ़ते हैं अपन प्रोफेज फर्स्ट को। किसको डिस्कस करते हैं? प्रोफेज फर्स्ट। क्या होगा प्रोफेज फर्स्ट में? वही होता है, कुछ नहीं होता जो माइटोसिस में हो रहा था, जो माइटोसिस में अपन ने पढ़ा है वही चीज होती है, लेकिन इसमें 5 उप अवस्थाएं होती है, उनको अपने को पढ़ना है। सबसे पहले आती है सबसे पहली आती है लेप्टोटीन। कौन सी होती है? लेप्टोटीन। इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, जो न्यूक्लियस होता है उसका वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन क्या बढ़ता है? आयतन में वो बढ़ेगा, ठीक है। अब वो एक जाल था, जैसे मैंने माइटोसिस में पढ़ाया था, जैसे क्रोमोसोम कैसे हो जाता है प्रोफेज में, जैसे गुच्छा बना लेते हैं, जैसे ऊन का गट्ठा होता है ना, बिल्कुल है ना, वैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? लेप्टोटीन में वो खुलने लगेगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा न्यूक्लियस का, ठीक है। और जो क्रोमेटिन का जो बिल्कुल ऐसा था, धागों का बिल्कुल गुच्छा था, वो खुलने लग जाएगा। और क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे? मोटे हो जाएंगे, धागे जैसे बिल्कुल अपने को, ठीक है। ये मैंने अपने प्रोफेज में उधर माइटोसिस में पढ़ा है कि प्रोफेज में ये होता है। तो प्रोफेज की पहली स्टेज में क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ठीक है। तो गुणसूत्र बन हो जाते हैं, बिल्कुल मोटे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? मोटे धागे जैसे, ठीक है। इनमें आधे नर गुणसूत्र और आधे मादा गुणसूत्र होते हैं, इस चीज को याद रखना। लेप्टोटीन में क्या हो रहा है? एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम अपने को देखने को मिल रहे हैं, क्या देखने को मिल रहे हैं? क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, अब आपको ले चलता हूँ, थोड़ा कहानी अलग तरीके से चलेगी। अगर थोड़ा बहुत आपने मेंडल के बारे में पढ़ रखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देखो, मियोसिस जनरली जब मियोसिस होता है ना, तो वर्क कौन सी चीज करती है? यहाँ पर जेनेटिक्स का जो फादर है अपने मेंडल साहब, है नहीं थे, ठीक है ना, गुजर चुके हैं। तो उन्होंने क्या बताया था? उनका जो फर्स्ट लॉ था, क्या था? लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। जेनेटिक्स के उन्होंने 2 लॉ दिए हैं। कौन कौन से? एक तो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन दिया है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये 2 लॉ दिए हैं मेंडल ने। अब एग्जाम में क्या होता है, कहीं पर पूछा था मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम दिए, आप लगा के आ जाते हो 3, जबकि 3 नियम नहीं दिए, सिर्फ 2 नियम दिए हैं। उन्होंने 2 नियम दिए हैं, ठीक है। लेकिन जो उनकी बुक थी वो दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई थी, जर्मन लैंग्वेज में लिखी हुई थी। जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, क्या हुआ? जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ ना, तो इंग्लिश में 2 की जगह उन्होंने कितना हो गए? 3 हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस, उन्होंने क्या हुआ था? डोमिनेंस का एक कॉन्सेप्ट भी दिया था। आपने जो रिसर्च पेपर थे ना, उनमें डोमिनेंस का, प्रभाविता का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि डोमिनेंस नाम की भी एक चीज होती है। अब ये क्या होता है? जेनेटिक्स सब आपको पता होगा, ठीक है ना, कि जो क्रोमोसोम होता है, ठीक, 2 पेरेंट होते हैं, मेल फीमेल होता है। तो कभी कभी क्या होता है? मेल के जो कैरेक्टर ज्यादा सो जाते हैं, या फिर कभी कभी फीमेल के कैरेक्टर ज्यादा सो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक के इसके कैरेक्टर के ऊपर दूसरे कैरेक्टर हावी हो गया है, ठीक है ना, अपना उसने प्रभाव छोड़ दिया है, इफेक्ट बता दिया, उसी को अपन डोमिनेंस बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ डोमिनेंस। तो उसको जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल दिया। तो इसलिए अपन 3 किताबों में भी गलती हो गई, वहां पर भी लिखा जाता है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए। लेकिन जब एनसीईआरटीज और अच्छी किताबें पढ़ोगे, वहां पर बाकायदा लिखा है मेंडल ने जेनेटिक्स के सिर्फ 2 लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। बस, तो यहां पर काम करता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन काम करता है। कैसे? मैंने बताया आपको, आधी आधी क्वांटिटी जाती है, ठीक है। जैसे ये दोनों पेरेंट है, क्या है? दोनों पेरेंट है, ठीक है। ये भी 2n है, ये भी 2n है। जब ये क्या है? मेल है, ये क्या है? फीमेल है, मेल और फीमेल, ठीक। तो जो मेल से मेल गैमेट बनेगा, फीमेल से फीमेल गैमेट बनेगा। जब इनका फ्यूजन होगा, वो जो प्रोजेनी बनेगी, क्या बनेगी? जो प्रोजेनी बनेगी, नई संतान जो उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो ये से 2n आएंगे क्या यहाँ पर? मान लो ऐसा होता, क्या होता? फीमेल 2n है ना, तो यहाँ से भी क्रोमोसोम, जैसे फीमेल के अंदर कितने हैं? 46 है, इसके अंदर भी 46 ही होते हैं ना, 46 अपने अंदर, इंसानों के अंदर। यहाँ 46, यहाँ पर भी 46 है। इससे भी मान लो इसके अंदर 46 आ जाते हैं, यहाँ से भी 46 आ जाते हैं, तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? ये कुछ अलग ही पैदा हो जाता है, जिसको अपन एलियन शायद बोल सकते थे, क्योंकि 46 और 46 डबल हो जाता है, बिल्कुल क्वांटिटी बिल्कुल डबल हो जाती है ना। तो ये क्या होता है? ये वैसे नहीं दिखती जैसे ये दिखती है,
जैसे ये मेल फीमेल दिखते हैं ना, वैसे नहीं रहती, कुछ अलग ही पैदा होता है। इंसान का बच्चा इंसान नहीं रहता, कुछ और ही पैदा हो जाता है, एलियन टाइप, ठीक है ना, वैसा हो जाता है। तो होता क्या, यहाँ 46 नहीं आते, कितने आते हैं, 46 का आधा करो 23। तो यहाँ से फीमेल से कितने आते हैं क्रोमोसोम, 23 आते हैं, मेल से भी कितने आते हैं, 23 आते हैं, तब जाके यहाँ पर बराबर होते हैं 46। तो यहाँ 46, यहाँ 46, 46 यहाँ पर भी, तब इक्वल होता है, तब इंसान का बच्चा इंसान लगता है, एलियन नहीं लगता। तो ऐसी प्रोसेस होती है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है। तो मेंडल साहब ने यही बताया था, जो मियोसिस में हो रहा है कि मदर सेल से जो एक सेल है उससे जो डॉटर सेल बने उनमें हाफ क्वांटिटी जा रही है, आधे मेल के जा रहे हैं, आधे फीमेल से जा रहे हैं, आधी आधी क्वांटिटी जा रही है, पूरी पूरी क्वांटिटी नहीं जा रही जैसे समसूत्री में जा रही थी, ऐसा यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ तो आधी आधी क्वांटिटी जाएगी साहब। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होती है, यही काम करता है यहाँ पर, ये आपको समझाना था। ठीक, तो क्रोमोसोम जा रहे, आधे क्रोमोसोम इसके जाएंगे, आधे क्रोमोसोम फीमेल के जाएंगे और आधे मेल के जाएंगे, तब जाके जो प्रोजेनी बनेगी, जो नया बच्चा रहेगा, संतति रहेगी, उसके अंदर बराबर मात्रा रहेगी, उधर 46 थे यहाँ पर 46 हो जाएंगे, ठीक है ना, तब काम हो जाएगा, ये चीज होती है। देखो वो काम कैसे करता है, यहाँ पर काम करता है वो लेप्टोप्टिन प्रोसेस में। इनमें आधे नर गुणसूत्र और आधे मादा गुणसूत्र होते हैं। जो अपने यहाँ क्रोमोसोम देखेंगे ना, तो जो क्रोमोसोम है उसमें आधे किसके हैं, मेल के हैं, और आधे किसके हैं, फीमेल के हैं। याद रखना हमेशा इस चीज को, ठीक है ना। दूसरा, समान गुण रखने वाले एक ही प्रकार के गुणसूत्रों को समजात गुणसूत्र कहते हैं। इसको एमपी कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं भाई, होमोलोगस क्रोमोसोम किससे को कहते हैं। तो लेप्टोप्टिन में कौन सी प्रोसेस हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है। ये कई बार क्वेश्चन आपको पीएटी के अंदर पूछा गया है। यहां से जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो यही पूछा जाता है कि पहली बात तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, समजात गुणसूत्र। देखो आगे, समान गुण रखने वाले, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, रंग रूप आकार सब समान होता है उनका, शेप साइज में बिल्कुल बराबर होते हैं, एक जैसा होता है, तो उनको अपन बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। इंग्लिश में याद रखना, सब पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, हिंदी में कंफ्यूज हो जाओगे, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको। जितनी इंग्लिश की टर्म याद रखोगे उतना ही सही रहेगा आपके लिए। यहां पर लिखा है समजात गुणसूत्र, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। लिख देता हूं, लो, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं उनको। तीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है, साथ साथ आकर बैठ जाते हैं, क्या जाते हैं, एक साथ बैठ जाते हैं, पेयरिंग हो जाती है, ठीक है ना। क्या होती है, पेयरिंग होती है। कहां पर होती है, लेप्टोप्टिन में होता है। ऐसा कहां पर होता है, लेप्टोप्टिन में होता है, इस चीज को याद रखना। अगली प्रोसेस आती है जाइगोटिन की। अच्छा, इसको ऐसा मतलब शादी हो रही, जैसे क्या हो रही है, जैसे शादी हो रही है, वो सारी चीजें चल रही है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होगी, पेयरिंग होगी। शादी करवाने, लड़का लड़की की शादी करवाने से पहले अपन क्या करते हैं, लड़के के घर वाले लड़की घर जाते हैं, लड़की के घर वाले लड़के के घर जाते हैं, रिश्ता पक्का हो जाता है, सगाई हो जाती है। अब वो पेयर बन चुके हैं, पर अभी शादी नहीं हुई है, समझना इस चीज को, अभी शादी नहीं हुई है, अभी सिर्फ पेयरिंग हुई है, ठीक है ना। मतलब दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है और साथ रहना चाहते, इसलिए शादी करेंगे, अभी शादी हुई नहीं है, ठीक, लेकिन पेयर बन चुका है उनका बिल्कुल। आजकल तो नया फैशन चला है प्री वेडिंग शूट का, बहुत चल रहा है, ठीक है ना। शादी के पहले जैसी एंगेजमेंट होती है, सगाई होती है, प्री वेडिंग शूट पर चले जाते हैं। चलो बढ़िया है, अच्छा है। अगली प्रोसेस होती है जाइगोटिन की। कौन सी प्रोसेस, जाइगोटिन का। अब जाइगोटिन में क्या होता है, देखो वहां पर हो रहा था, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ रहे थे, यहाँ बिल्कुल पास में आकर बैठ जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। तो याद रखना जाइगोटिन में होता क्या है, लेप्टोप्टिन में क्या होगा, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, कौन से क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, वो पास आने की कोशिश करेंगे, पूरी तरीके से आए नहीं है। जाइगोटिन में पास आ गए, पेयरिंग हो गई उनकी, इस पेयरिंग की प्रोसेस को सिनेप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिनेप्सिस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया सिनेप्सिस क्या होता है, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, सिंपल सी एक लाइन में, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है ना। मतलब दोनों लड़का लड़की है, गुण मिल गए उनके, कुंडली मिलाते हैं ना, 36 गुण मिल गए बराबर मात्रा में, इसलिए उनकी पेयरिंग हो गई, इसलिए सब राजी हो गए शादी के लिए, 36 गुण मिल गए। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है, प्रॉपर्टीज मिल गई, साथ में आकर बैठ गए, पेयरिंग कर ली। इस पेयरिंग होने की प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, सिनेप्सिस कहते हैं। याद रखना अच्छे से, इसको भूलना मत, ठीक है ना। चलो
एक और याद रखना, इसको आप डायग्राम से समझो तो समझ में आएगा आपको अच्छे से, होगा कैसे ये चीज, है ना। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम क्या है, ये है एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ये है, दोनों ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये पेयरिंग होती है इनके बीच में, ये जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, पेयरिंग होती है इनके बीच में, जोड़ा बन जाता है। मतलब ये दो न रहकर एक हो जाते हैं, दोनों रहकर एक हो जाते हैं, इनके बीच में गैप ही नहीं रखती। अब इन दोनों को जुड़ने के लिए कुछ चाहिए, तो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो इनको बिल्कुल क्या करता है, कनेक्ट करता है, एक दूसरे से क्या कर देता है, इनको कनेक्ट करता है। क्या होता है यहाँ पर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जो इनको कनेक्ट करता है आपस में दोनों को, जिससे दोनों आपस में जुड़ जाते हैं बिल्कुल। और जो ये बॉन्ड बनता है ना, बहुत खतरनाक बॉन्ड होता है इन दोनों का, गैप बचती नहीं दोनों के बीच में, तो दोनों दिखकर एक ही दिखने लग जाते हैं अपने को, ठीक है। तो ये पेयरिंग हो रही है, इस प्रोसेस को सिनेप्सिस बोल रहे हैं। ये कहाँ पर हो रहा है, जाइगोटिन में हो रहा है, समझना इस चीज को। लेप्टोटिन में क्या हो रहा था, जाल खुल रहा था, क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे थे, मोटे हो रहे थे, अलग अलग हो रहे थे, मोटे हो रहे थे, ठीक है। जाइगोटिन में क्या होगा, वही क्रोमोसोम एक दूसरे के पास में आने लगेंगे। कौन से क्रोमोसोम, लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम, एक अलग है दूसरा अलग है, वो नहीं, जो जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जिनके गुण समान है, वो क्रोमोसोम पास पास में आएंगे और पेयरिंग करेंगे, ठीक। जिनके गुण मिल रहे हैं, ठीक, जिनके गुण नहीं मिल रहे हटाओ, सुपड़ा साहब उनका, ठीक है, उनके साथ नहीं होता ऐसा। पेयरिंग किस में हो रही है, होमोलोगस क्रोमोसोम में हो रही है। बार बार बोल रहा हूँ, उस वर्ड के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो उनकी पेयरिंग हो रही है, तो आपस में जुड़ते हैं दोनों, पेयरिंग करेंगे तो ऑब्वियस बात है जुड़ेंगे ना, लिंकअप हो रहा है दोनों का। तो जो जुड़ रहे हैं तो उनके बीच में एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है, न्यूक्लियो प्रोटीन का। किस प्रोटीन का, न्यूक्लियो प्रोटीन का, इस चीज को याद रखना। और उसको क्या कहा जाता है, इस पर से कई बार क्वेश्चन आता है कि जो बीच वाली चीज है ये क्या है, प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है। क्या है साहब, प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। कौन सी प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। और इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं, पेयरिंग करते हैं, तो उनके बीच में एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इस चीज को याद रखना। तो जाइगोटिन में दो चीजें हो रही, एक सिनेप्सिस हो रहा है और एक क्या बन रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। वो क्या है, वो एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है जो दोनों को आपस में जोड़ रहा है, और बहुत खतरनाक तरीके जोड़ देता है कि अलग अलग नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। अगली अब प्रोसेस होती है स्टेज, उसमें क्या होता है, पेकाइटिन जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको, पेकाइटिन। अब पेकाइटिन में क्या होगा, कुछ नहीं होता है। जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है ना, वो लंबाई में फट जाता है। क्या हो जाता है, फट जाता है। जनरली अगर आप समझो यहाँ पर, तो बस एक ही चीज यहाँ पर याद रखना, पेकाइटिन में क्या होता है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा साहब। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसको समझने के पहले ना आपको एक चीज समझनी होगी क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम अगर आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा, अगर क्रोमोसोम पढ़ा, ये देखो, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना है, ये क्या है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है। ये जो बीच में बनाया ना, ये क्या है, ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है, ये होगा। अब तीसरी स्टेज आती है पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, उसके पहले एक चीज समझ लो, वो आपको समझ में नहीं आएगी नहीं तो, क्योंकि वहां पर जो टर्म होगी ना, वो टर्म एक यूज करने वाला हूं, क्रोमेटिड। एक टर्म यूज होगी वहां पर, क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स। अब क्रोमेटिड्स भी दो टाइप के होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड्स भी दो टाइप के होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड और एक होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड्स के भी दो टाइप होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्रोमेटिड क्या है, स्ट्रक्चर से समझ लो। क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, ये मैंने बनाया एक क्रोमोसोम। क्या बनाया मैंने, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया। तो ये बीच वाला जो ऐसा दिख रहा है, इसको तो सेंट्रोमियर बोलते हैं अपन, जिससे क्रोमेटिड जुड़ते हैं उसको सेंट्रोमियर। और जो ये चीजें दिख रही है, ये दोनों, ये क्या, ये है क्रोमेटिड। क्रोमोसोम का आधा भाग क्रोमेटिड, तो ये आधा हिस्सा, ये आधा हिस्सा। तो एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड होते हैं। पहले बता चुका हूं जब माइटोसिस पढ़ाया था अच्छे से। देखो ये मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चन यहाँ से स्किप नहीं होना चाहिए। ये लिखा भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। जब क्रोमोसोम आपने पढ़ा होगा ना, वहां पर था, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको रिवाइज भी हो जाए पुराना जो पिछला पढ़ा हुआ है। अपने देखा ना, जब अपने सेल ऑर्गेनिज्म में पढ़े थे, वहां क्रोमोसोम भी अपन ने पढ़ा है।
तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा। तो एक क्रोमोसोम के कितने क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड होते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये जो क्रोमोसोम है, ये लो बड़ा क्रोमोसोम, इसको जब मैं यहाँ से बीच में से बांटूंगा तो ये एक इस प्रकार से बचेगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, तो एक ये और एक ये, कितने हो गए? 2 हो गए। तो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम है, तो इसका जो ये दोनों क्रोमेटिड है, ये क्या है? ये सिस्टर क्रोमेटिड है। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड। 2 क्रोमोसोम आ गए, मान लो कितने क्रोमोसोम आ गए आपके? 2 क्रोमोसोम आ गए। जैसे मान लो एक क्रोमोसोम तो ये बनाया अपन ने ए नाम का, ये दूसरा क्रोमोसोम बनाया अपन ने बी नाम का, ए बी, ठीक। तो ये जो है ये क्या है? सिस्टर है, ये भी सिस्टर है। लेकिन इस ए के लिए ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए और इस बी के लिए ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गए। आई बात समझ में? अपोजिट है, ठीक है ना। सिस्टर क्रोमेटिड मतलब उसी क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को सिस्टर बोलेंगे, नॉन सिस्टर मतलब दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स को। तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। कैसे होगा क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है क्रॉस करना। क्या करना? क्रॉस करना। इसका आधा पार्ट उधर चले जाएगा, उसका आधा पार्ट इधर आ जाएगा। आधा पार्ट मतलब क्या? क्रोमोसोम का आधा पार्ट मतलब क्या? क्रोमेटिड। तो इसका जो क्रोमेटिड रहेगा वो उस क्रोमेटिड से बदल जाएगा, उसका जो क्रोमेटिड हो जाएगा वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। इसको ही प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। जैसे एक ये क्रोमोसोम है अपने पास, एक ये क्रोमोसोम है अपने पास, ये क्रोमेटिड है उसके। तो जब प्रोसेस होगी तो होगा क्या? कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तो ये क्रोमोसोम ये देखो क्या हो रहा है, ये इसके साथ फ्यूज हो रहा है, ये इसके साथ फ्यूज हो रहा है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ हो रहा है। तो स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन गया ऐसे। जैसे मान लो 2 चीजें हैं आपस में क्रॉस करेगी, जैसे मेरा ये हाथ है और ये हाथ है, आपस में क्रॉस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। उंगलियों समझ लो, ये इस उंगली से इस उंगली किया तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 इस प्रकार से बनेगा क्रॉस। तो इसको बोला टेट्राड स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टेट्राड स्ट्रक्चर है ये कहां पर बनता है? पेकाइटिन में। कौन से स्टेज में? पेकाइटिन में। किस कारण से बन रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में और नॉन सिस्टर। ये एक क्रोमोसोम का सिस्टर, ये दूसरे क्रोमोसोम का था, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हो गया। ये इसके साथ अटैच हो गया और ये इसकी जगह ये अटैच हो गया। तो कुछ स्ट्रक्चर किस तरीके से बना? जब ये आपस में क्रॉसिंग ओवर हुई तो इस प्रकार से सिस्टर के साथ नॉन सिस्टर आके बैठ गया है। आया समझ में? ठीक है ना। ये तो इसको बोलते हैं अपन टेट्राड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? टेट्राड स्ट्रक्चर बोलते हैं। कैसे हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर से हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या? सिस्टर और नॉन सिस्टर 2 क्रोमेटिड होते हैं। तो याद रखना हमेशा जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होती है। किनके बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। सिंपल सी बात याद रखना, और कुछ नहीं याद रखना अपने को, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि जो इसका पार्ट होगा वो इसी के साथ फ्यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसका पार्ट इसके साथ होगा, ये वाला आपस में फ्यूज हो रहे हैं। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हमेशा क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर से एक स्ट्रक्चर बनता है। भाई ये वाला पार्ट वहां जाएगा, वो वाला पार्ट वहां अटैच होगा, तो अटैच होने से एक स्ट्रक्चर बनेगा। वो स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राड होता है। कैसा होता है? टेट्राड होता है, या फिर इसी को टेट्रावेलेंट भी कहते हैं अपन। क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट या फिर टेट्राड स्ट्रक्चर। कई बार पूछा कहाँ बन रहा है? पेकाइटिन में बन रहा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें प्रत्येक गुणसूत्र लंबाई में फट जाता है, जिससे प्रत्येक गुणसूत्र युग्म में 4 क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं। एक में 2 होते हैं, तो 2 होंगे तो 2 के 4 हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। इसे टेट्रावेलेंट या टेट्राड संरचना कहते हैं। अब इस लाइन से आप समझते हैं जो मैंने आपको समझाया, लेकिन मैंने समझा तो समझ में आ गया डायग्राम से। प्रत्येक टेट्राड में 2 समान क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। जो एक जैसे है ना वो सिस्टर, जो अलग अलग है वो असमान क्रोमेटिड, मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। इंग्लिश में याद रखना है, सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। फिर आगे क्या होता है? जो पेयर होता है आपका, उस पेयर में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है।
क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के खंड टूटते हैं, अलग अलग हो जाता है और दूसरे क्रोमेटिड से जुड़ते हैं। अभी मैंने बताया था जुड़ गई थी, इनके टूटने की घटना निकिंग कहलाती। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, जो टूट रहे हैं, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अलग अलग हो रहे हैं, वो निकिंग होती है, जो कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा होती है। किसके द्वारा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है ना। इसको आणविक चाकू कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है ना, इसको आणविक चाकू कहा जाता है। इसको एक उपमा दी गई है, किसकी उपमा दी गई है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक चाकू। जो डीएनए होता है ना, मान लो एक स्पीसीज है, उसमें अपने को क्या करना है, किसी और का डीएनए लाना है वहां पर, ठीक है ना, उस डीएनए में कुछ वेरिएशन लाना है, ठीक है ना, तो किसी और का डीएनए अपने को उसमें इंसर्ट करना है, ठीक। तो उस डीएनए को अपन काटेंगे कैसे, वो इसके द्वारा, इस एंजाइम का यूज किया जाता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसलिए इसको आणविक चाकू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आणविक चाकू, मोलिकुलर सीजर, ऑपरेशन करते और काटते हैं ना, बस वैसे ही। तो ये डीएनए के भाग को अलग अलग कर देता है। तो वहां से हिस्सा काट दिया, उस हिस्से को उस स्पीसीज से अपन ने क्या कर दिया, बदल दिया, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक चाकू कहा जाता है, मोलिकुलर सीजर कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी एमपी कर लेना, ठीक है। तो याद रखना, लेप्टोटिन में क्या हो रहा था, क्रोमोसोम स्पष्ट प्रोफेज में जो हो रहा है वो लेप्टोटिन में हो रहा है कि क्रोमोसोम जाल खुल रहा है, क्रोमोसोम मोटे हो रहे हैं, धागे जैसे अपने को दिख रहे हैं, मोटे धागे जैसे दिख रहे हैं, याद रखना, मोटे धागे जैसे दिख रहे हैं अभी, ठीक है। दूसरा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो पास आने की कोशिश करेंगे लेप्टोटिन में, लेकिन जाइगोटिन में पूरी तरीके से पास आ जाएंगे, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, क्या, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़ता है। किनको जोड़ता है, होमोलोगस क्रोमोसोम को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है, कौन जोड़ता है, कौन जोड़ता है, प्रोटीन जोड़ता है। कौन सा प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर बना वो कौन सा बन रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। याद रखना, इस चीज को कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये प्रोसेस क्या हो रही है, पेयरिंग की प्रोसेस, सिनेप्सिस। जाइगोटिन खत्म, पेकाइटिन पे चलो। पेकाइटिन में क्या हो रहा है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। बस एक नाम चीज याद रख लेना, यही। तो क्रॉसिंग ओवर होने से क्या, टेट्राड स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। बस दो चीजें यहाँ पर भी, पेकाइटिन में भी। उससे आगे चलो, देखो यहाँ पर भी लिखा है, क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन अवस्था में होता है। दूसरा, डिप्लोटिन। क्या होता है, डिप्लोटिन। अब डिप्लोटिन में क्या होगा, देखो, जो जाइगोटिन में हो रहा था ना, उसका जस्ट अपोजिट है डिप्लोटिन। जाइगोटिन में पेयरिंग हो रही थी, उसको सिनेप्सिस बोल रहे थे। समजात क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पास पास आ गए थे और एक जोड़ा बन गया था उनका, ये और ऐसे। अब वो दोनों वापस सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। जैसे शादी हो गई थी, मतलब एंगेजमेंट हो गई थी, पेयर बन गया था, लेकिन क्या हुआ, बाद में कुछ समय बाद हम में एक दूसरे के बारे में ये पता चला, लड़का और लड़की को, कि यार सिचुएशन से इस तरीके से बैठ नहीं रही, वर्क नहीं करेगा, अपने बीच में जो भी चल रहा है, आगे अपन शादी नहीं कर पाएंगे, तो अपन यहीं से हो जाते हैं बिना शादी किए। तो एंगेजमेंट दोनों के बीच में टूट गई। और उसके कारण कई भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण अलग होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ प्राइवेट भी होते हैं, उनके पर्सनल रीजन भी होंगे, उनकी वजह से भी अलग हो गए होंगे। तो उनकी शादी हुई नहीं, एंगेजमेंट ही टूट गई, उनकी कैंसिल हो गई, तो वापस सेपरेट हो गई। फिर लड़का अपने लिए अलग लड़की ढूंढेगा, लड़की अपने लिए अलग लड़का ढूंढेगी। ये प्रोसेस जनरली होती है, आपने भी सुना होगा, होती है। और क्या, जरूरी थोड़ी है कि जिनकी एंगेजमेंट, उनकी शादी हो ही गई। बहुत से केस में ऐसा होता है, ठीक है ना, कि सगाई होने के बाद भी, मंगनी होने के बाद भी टूटी जाती है, कैंसिल हो जाती है, उससे कई कारण होते हैं, ठीक है। चलो, तो डिप्लोटिन में वही हो रहा है, सगाई टूट रही है यहाँ पर। तो जब पेयरिंग हुई थी ना, तो वो पेयर सेपरेट हो रहे वापिस, तो उसको वहां सिनेप्सिस बोल रहे थे, उसको पेयरिंग होने को सिनेप्सिस। तो जब अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो डिसिनेप्सिस। कुछ नहीं करना, सिनेप्सिस आके डी लगा दो, बात खत्म। तो डिसिनेप्सिस कहां पर होता है, डिप्लोटिन में होता है। किस में होता है, डिप्लोटिन में होता है, इस चीज को याद रख लेना। दूसरा, कियाज्मेटा का निर्माण होता है। किसका होता है, कियाज्मेटा का निर्माण होता है, ठीक है, इस चीज को भी याद रख लेना, ठीक है ना। अब कियाज्मा क्या है या कियाज्मेटा क्या है, देखो, जब नॉन सिस्टर के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा था पेकाइटिन में, तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे ना, वो अलग अलग होते, टूटते हैं। क्या होते हैं, टूटते हैं, उनके खंड होते हैं। जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वो टूटते हैं। तो टूटने से जो स्ट्रक्चर बन रहा था, उस स्ट्रक्चर को अपन कियाज्मेटा बोलते हैं, कियाज्मा बोलते हैं। वो कहां पर दिखाई देता है, डिप्लोटिन में। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि डिसिनेप्सिस या फिर कियाज्मेटा या कियाज्मा कहां पर दिखाई देता है, तो डिप्लोटिन में। उसके बाद आ जाती है डाइकाइनेसिस, प्रोफेज की 5वीं उपावस्था। यहाँ पर क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन होने लग जाते हैं। यहाँ पर उपांति भवन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उपांति भवन। क्योंकि वहां कियाज्मेटा बन गया था,
मतलब जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड था वो टूट गया था। अब जैसे एनाफेज वाला ले लो, यहाँ पर अलग अलग ध्रुवों पर जाते हैं, स्पिंडल फाइबर बनता है, क्रोमोसोम अलग होता है, वो ध्रुवों की ओर गति करने लग जाते हैं, जो पोल होते हैं उनकी तरफ जाने लग जाते हैं। तो सेम प्रोसेस कहाँ हो रही है? डिप्लोटिन में। लेकिन डाइकिनेसिस में क्या हो रहा है? टूट गया पूरी तरीके से। क्या हो गया है? टूट गया है। अब वो पोल की तरफ जा रहा है। किस में हो रहा है? डाइकाइनेसिस में हो रहा है। इस चीज को याद रखना, उससे रिलेट करो, जल्दी समझ में आएगा। दूसरा क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बनना जरूरी है स्पिंडल फाइबर यहाँ पर। क्यों? क्योंकि स्पिंडल फाइबर बना, फिर आ गया आपका मेटाफेज। अब सारी प्रोसेस माइटोसिस जैसी चलेगी कि वही मेटाफेज में क्या होगा? सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर आ जाएंगे। आ गए साहब, स्पिंडल फाइबर पहले से बन गया था, आ गए। अब स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं उनको, किनको? क्रोमोसोम की कॉपीज को। जो क्रोमोसोम है ना, उसको आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से, क्योंकि इक्वेटर पर है वो। किस पर है? इक्वेटर पर है। ठीक है। एनाफेज, स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन होगा, खींचेगा तो क्रोमोसोम टूट जाएगा, आधा भाग ऊपर आधा भाग नीचे गति करने लग जाएगा। एनाफेज खत्म। टेलोफेज, टेलोफेज में क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से टॉप पर पहुंच जाएगा, तो जो आधा भाग वहां था वो पूरा भाग कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपनी कार्बन कॉपी बना लेगा। नीचे भी सेम होगा, नीचे की तरफ भी कॉपी बना लेगा, तो एक पूरे पूरे क्रोमोसोम बन जाएंगे। इस प्रकार एक सेल से दो सेल बन गई। ये मियोसिस फर्स्ट हो गया है। और मियोसिस सेकंड में क्या हो गया? फिर वहां पर भी पूरा चलेगा माइटोसिस जैसा, और वहां पर माइटोसिस से एक से दो सेल बन जाएगी। तो दो सेल वो और दो सेल ये, कितनी सेल हो गई? 4 सेल हो गई। लेकिन इन चारों सेल में अभी क्या है? सिर्फ न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म नहीं है। फिर साइटोकाइनेसिस फर्स्ट से इन दो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म चला जाएगा, वहां साइटोकाइनेसिस सेकंड हो जाएगा, उन दोनों के अंदर भी सब कुछ चला जाएगा। तो ये दो सेल मियोसिस फर्स्ट से बनेगी, दो सेल मियोसिस सेकंड से बनेगी। इस तरह एक सेल से 4 सेल बन गई, आपका मियोसिस होता है। दी एंड, खत्म, समाप्त अध्याय। सब कुछ समझ में आ गया होगा अब तो, क्योंकि बहुत समझा दिया है मैंने। अब इतना डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया मैंने आपको। चलो, ये पूरा वही है, माइटोसिस है। उसके बाद का प्रोपेस फर्स्ट के बाद में जो भी कुछ होगा ना, वो पूरा माइटोसिस टाइप का होगा, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है ना, और बता ही दिया मैंने आपको अभी। अब इसके टाइप देखो, मियोसिस जाइगोटिक टाइप, जिससे जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? मेल गैमीट, फीमेल गैमीट और सारी चीजें होती है, फ्यूज होते हैं, फ्यूज से जाइगोट बनते हैं, तो एक जाइगोटिक टाइप का होता है। ठीक। दूसरा गेमिट, गेमिट बनना। तो गेमिट किसके द्वारा बनते हैं साहब? मियोसिस के द्वारा बनते हैं। गेमिट क्या? मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। अब देखो, प्लांट के अलग अलग नाम से जानते हैं, एनिमल्स के अंदर, जंतुओं के अंदर अलग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है ना। हाँ, चलो, एक होता है स्पोरोटिक टाइप, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? जो मतलब हाई क्लास के जो प्लांट्स हो रहे होते हैं ना, उनके अंदर ये चीजें होती है, जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं उनके अंदर होते स्पोर बनते हैं। ठीक है। जनरली क्वेश्चन तो वहां से नहीं आता है। अर्धसूत्रीय विभाजन का महत्व। मियोसिस से बनने वाली जनन कोशिका संतान में गुणसूत्रों की संख्या को नियंत्रित करती है। बिल्कुल सही बात है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? गुणसूत्र की संख्या को नियंत्रित करना, इसलिए होता है अर्धसूत्रीय विभाजन जनन कोशिकाओं में, जनन अंगों में। अगर नहीं हो तो क्या होगा? मैंने बता दिया, एलियन पैदा हो जाएगा, जो चाहिए वो नहीं पैदा होगा। इंसान का बच्चा इंसान नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए होता है अर्धसूत्रीय विभाजन, कि इंसान का बच्चा इंसान रहे, गेहूं का पौधा गेहूं जैसा रहे। ठीक है ना। गुणसूत्र बराबर होने चाहिए, उतने सा बने तो 46 तो 46, 20-20, 14 तो 14। और अगर ये नियंत्रित नहीं हुए तो वेरिएशन आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना। अरे गुणसूत्र 20 की जगह 22 हो गए तो वेरिएशन देखने को ही मिलेगा, बिल्कुल बराबर देखने को मिलेगा, कुछ अलग ही पैदा हो जाता है। तो वो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है? वो मियोसिस में कंट्रोल होता है। माइटोसिस में ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं होता है, जितने उधर थे उतने बराबर इधर आते हैं। ठीक है ना। मियोसिस की पेकाइटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है, पढ़ा चुका हूं, जिससे संतति में भिन्नता उत्पन्न होती है। क्रॉसिंग ओवर का होना क्यों जरूरी है? एक क्रोमोसोम मेल का है, एक फीमेल का है, तो इन दोनों के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, तो मेल का आधी क्रोमोसोम और फीमेल का आधा क्रोमोसोम जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ना, आधी चीज अगर आधी चीज इसकी और आधी चीज इसकी है तो वेरिएशन तो आया है। तो इसलिए तो अपन कहते हैं, जैसे मान लो मैं हूं, जो मेरे माता पिता है, मैं हूबहू 100% उनके जैसा नहीं दिखूंगा, लेकिन 50% मेरे कैरेक्टर कुछ ऐसे रहेंगे जो मेरे पिता से मिलते जुलते रहेंगे, और 50% मेरी माता से मिलते जुलते रहेंगे। वो होता है यहाँ पर। तो वेरिएशन आता है, किस वजह से आता है? अर्धसूत्रीय विभाजन में। वो इस वजह से आता है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है? नॉन क्रोमेटिड्स के बीच में हो रहा है। नॉन क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग हो रहा है, किस स्टेज में हो रहा है? पेकाइटिन में हो रहा है। पेकाइटिन किसकी स्टेज है? प्रोफेस फर्स्ट की स्टेज है। आया समझ में? बस चलो। मियोसिस द्वारा किस्मों का विकास होता है, ऑब्वियस सी बात है। अपन किस्में क्यों बनाते हैं? अरे एक जैसी किस्म, जैसे देसी किस्में होती है ना, तो देसी किस्मों में क्या अपन जनरली मेंटेन किए जाती है, उनकी प्योरिटी को मेंटेन करते हैं अपन।
जो देसी किस्में होती है ना, परंपरागत तरीके से पहले यही होता था, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम हाइब्रिड वेराइटीज यूज करें। तो हाइब्रिड का मतलब भी क्या होता है, वेरिएशन, जिसमें वेरिएशन है, भिन्नता है, ठीक है ना। और बिल्कुल नेचर का भी यही है, जो अपनी नेचर है ना, प्रकृति, उसमें भी ये है कि वेरिएशन होगा तभी डेवलपमेंट हो सकता है, तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है। अगर वेरिएशन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। डेली एक ही चीज खाया करो आप खाने में, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वो भी नहीं खा पाओगे, आपको कुछ अलग चाहिए। किस दिन दाल चावल खा लिए, किस दिन खिचड़ी खा लिया अपन ने, किसी रोज सब्जी बढ़िया खा ली, किसी दिन मिक्स वेज खा लिया, किसी दिन दाल बाफले उधेड़ दिया अपन ने, ठीक है, और पेट खराब कर लिया। ऐसा नहीं करना, खाओ उतना ही जितना पच जाए, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार। चलो, तो मियोसिस द्वारा क्या करते हैं, किस्मों का विकास होता है। कौन सी किस्में, हाइब्रिड वेराइटीज, कंपोजिट वेराइटीज, ये किससे, सिंथेटिक वेराइटी, ये किससे बन रही है, ये अपन अर्धसूत्री विभाजन से ही बना रहे हैं, यही तो हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अब दोनों में कंपैरिजन देख लो कि समसूत्री विभाजन में और अर्धसूत्री विभाजन में क्या कंपैरिजन है साहब, बहुत कुछ है, मैंने पहले बता दिया। अभी तक जितना अपन पढ़ रहे थे कंपैरिजन ही देख रहे थे कि समसूत्री में क्या हो रहा है, माइटोसिस में क्या हो रहा है, बराबर गुणसूत्र जाएंगे, इधर आधे चले जाएंगे। कई कोशिकाओं में होगा, जनन कोशिकाओं में होगा, मतलब सोमेटिक सेल में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल में होगा। क्लियर हुआ। शेप साइज में जो डॉटर सेल बनेगी, शेप में, साइज में, क्रोमोसोम नंबर में बराबर रहेगी, यहाँ पर अलग अलग रहेगी। इसको इक्वेशनल अपन डिवीजन बोलते हैं, इसको रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। बहुत सारे कंपैरिजन है, अगर समझ में आ गया हो ना तो बिना देखे आप कंपैरिजन बता दोगे। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। यहाँ पर वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा, बहुत सारे, कितना लिखने चाहो, ठीक है। चलो, अगला एक आता है सेल डिवीजन, स्वतंत्र कोशिका निर्माण, फ्री सेल डिवीजन जिसको अपन बोलते हैं। कोई कंट्रोल नहीं है। फ्री सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं, ऑटोमेटिक सेल डिवाइड हो रही। यहाँ पर आप बोल नहीं सकते समसूत्री हो रहा है कि अर्धसूत्री हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, ये कंट्रोल में नहीं होता, फ्री होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है, ठीक होता है ना। इस विभाजन में पहले केंद्रक विभाजित हो जाता है, लेकिन केंद्रक के विभाजन के तुरंत बाद कोशिका भित्ति नहीं बनती तथा केंद्रक का विभाजन कई बार होता रहता है। कोशिका भित्ति नहीं बन पाती यहाँ पर, सेल वॉल जिसको अपन बोल रहे हैं वो नहीं बन पाती। तो वो नहीं बन पा रही, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो केंद्रक हो रहा है वो एक बार नहीं होकर कई बार क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। आवाज, हाँ, नहीं आ रही। यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक एक बार में डिवाइड होकर बार बार होता रहता है, होता ही जाता है, कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पर। अनकंट्रोल्ड डिवीजन किसको बोलते हैं, फ्री सेल डिवीजन को ही अनकंट्रोल्ड डिवीजन कहेंगे, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो, एक होता है मुकुलन, इंग्लिश में इसको बडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बडिंग। किसमें होता है ऐसा, यीस्ट हो गया और हाइड्रा प्लांट है। और यीस्ट तो आपको पता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट एक प्रकार की फंगस होती है जिसको एस्कोमाइसोटिस क्लास में रखा गया है, ठीक है ना, बहुत डीप वाली बात है। आप इतने याद रखो, जो बडिंग होता है किसमें होता है, यीस्ट में होता है, हाइड्रा में। हाइड्रा में जो सेल डिवीजन हो रहा है वो बडिंग हो रहा है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अगला असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन या माइटोसिस, इसमें डायरेक्ट केंद्रक का विभाजन हो जाता है, डायरेक्ट, कोई प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कुछ नहीं, डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा, जो पुरानी कोशिकाएं होते हैं जो मर रही है उनमें ये चीज होती है ताकि उनसे नई कोशिकाएं बन जाए जल्दी से, ठीक है। इस प्रकार उनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है, जैसे कि जो फंगस हो गई अपनी, एल्गी हो गई, उनके अंदर ये चीज अपने को देखने को मिलेगी। कौन सा, असूत्री विभाजन। दूसरा, जो बैक्टीरिया होता है उनके अंदर बाइनरी फ्यूजन होता है, द्विखंडन होता है। क्या होता है, द्विखंडन, इंग्लिश में द्विविखंड, हिंदी में द्विविखंडन, इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं उसको। अगला कैंसर, कैंसर क्यों होता है साहब, कैंसर मतलब क्या है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर का प्रमुख कारण क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। यहाँ पर जो सेल होती है ना उनका कंट्रोल नहीं है, अपने खुद के ऊपर ही कंट्रोल होता है, वो डिवाइड होती रहती है, मल्टीप्लाई होती रहती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या बन जाती है। तो सेल मतलब क्या होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है ना। ओवर ग्रोथ हो जाएगी तो क्या होगा, सेल डिवीजन बढ़ जाएगा, सेल डिवीजन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी। जितने नंबर ऑफ सेल रहने चाहिए उतने ना होकर ज्यादा, जरूरत से ज्यादा का हो जाना भी हानिकारक होता है। तो हानिकारक हो गया, वो कैंसर का रूप ले लिया उसने, क्या ले लिया, कैंसर का रूप ले लिया है, ठीक है ना। तो कैंसर, कैंसर किसका, ये स्वतंत्र कोशिका निर्माण है ना, इसकी वजह से कैंसर होता है। फ्री सेल डिवीजन, ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, इसके अंदर किसी का कंट्रोल नहीं होता है। जब न्यूक्लियस जो पूरी सेल को कंट्रोल करके रखता है, सेल का कंट्रोल हाउस जिसको अपन बोलते हैं, केंद्रक न्यूक्लियस को, वो खुद अपने आप पर उसका कंट्रोल नहीं है, कई बार मल्टीप्लाई हो रहा है, कई बार डिवाइड हो रहा है। तो जब उसके ऊपर से कंट्रोल खो गया, मतलब सेल का अपने आप से आपा खो गए, सेल बाहर हो गई अपने कंट्रोल से, तो अनकंट्रोल तरीके से सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक। तो जितनी नंबर ऑफ सेल होनी चाहिए उतनी ना होकर और ज्यादा हो गई है बॉडी के अंदर, तो उससे कैंसर हो जाता है फिर,
वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार से अपन ने ये सेल डिवीजन पूरा खत्म कर दिया है, ठीक है ना। तो एक तो सेल डिवीजन ऐसे होता है अनकंट्रोल कैंसर, सॉरी, एक तो कैंसर इस तरीके से होता है कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा है तो कैंसर हो जाएगा। दूसरा और भी तरीके हैं, जैसे केमिकली प्रोडक्ट आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो भी आपको कैंसर के चांसेस है, केमिकल वाले, ठीक है ना, मिलावटी मार्केट में मिलते हैं। दूसरे अच्छा क्या स्टेरॉइड्स लेने लग जाते हैं, उससे भी कैंसर होने लग जाता है। रेडिएशन के आप इसमें आ गए, कॉन्टेक्ट में आ गए तो भी आपको क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। जैसे अल्फा बीटा गामा जो रेज होती है, किरणें होती है, इनके कॉन्टेक्ट में गलती से आ गए तो भी कैंसर होता है, ठीक है। तो ये अपन ने सेल डिवीजन कंफर्म कर लिया है। चलो, थैंक यू।